चैप्टर 331 ज़ाओ फेंग, पहला सम्राट अफांग के लिए हनदान गया। जनरल, हिज मैजेस्टी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ाओ गाओ सम्मानपूर्वक बोलते हुए पलट गया। धन्यवाद। ज़ाओ फेंग ने हल्का सा सर हिलाया और सामने खड़े शानो शौकत से भरे ज़ांगटाई पैलेस को देखकर अंदर कदम रखा। ज़ांगटाई पैलेस, ये वो महल था जहाँ पिछले किन राजाओं का निवास होता था और यहीं से सारे राज्य का कामकाज भी चलता था। किन दरबार के बहुत ही थोड़े मंत्रियों को कभी यहाँ आने का मौका मिला था। ज़ाओ फेंग जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कि किन राजा बैठे नहीं थे, वो हाथ पीछे बांधे हुए खड़े थे, जैसे किसी खास व्यक्ति का इंतजार कर रही हों। योर सर्वेंट ग्रीट्स योर मैजेस्टी। ज़ाओ फेंग ने गहरी प्रणाम की। इंग ज़ेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाथ उठाकर बोला, आओ। वो अंदर की तरफ बढ़ गए और ज़ाओ फेंग उनके पीछे चल दिया। द इनर चेम्बर्स। अंदर ज़ाओ फेंग के गज़र एक विशाल सैंड टेबल मैप पर जाकर टिक गई। पूरी दुनिया का दृश्य, खासकर झुंगहुआ का पूरा नक्शा, छोटे मॉडलों की तरह उसमें बनाया गया था। किन के शहरों पर किन के झंडे और दूसरे राज्यों पर उनके अलग रंग के पताके लगे हुए थे। एक नज़र में ही लग रहा था कि आधी दुनिया पर किन का कब्जा हो चुका है। What do you think? इंग ज़ेंग ने मुस्कुराकर पूछा। संसार का भाग आज आपके हाथ में है, योर मैजेस्टी। ज़ाओ फेंग ने गंभीरता से जवाब दिया। हाँ, हान और कोरिया को हम खा चुके हैं। अब सिर्फ वेई, की, चू और यान बचे हैं। एकीकरण बहुत करीब है। उस पल इंग ज़ेंग की आवाज़ में वो दम, वो शान थी, जैसे पूरी दुनिया को अपने चरणों में देख रहा हो। बिल्कुल, ज़ाओ फेंग ने हाँ में हाँ मिलाई। एकीकरण बस होने ही वाला है। इतिहास में भी लिखा था, अगले 4-5 साल में पूरी दुनिया किन के नीचे आ गई थी। ज़ाओ जैसे मजबूत दुश्मन को हराकर अब सिर्फ चू ही एक थोड़ा सा चुनौती दे सकता था। बाकी वेई, यान, की, किन की सेना के सामने तो उनकी कोई औकात ही नहीं थी। ये जगह, ये तुम्हारे सिवाय सिर्फ मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर ही यहाँ तक आए हैं, इंग ज़ेंग ने मुस्कुराकर कहा। ये मेरे लिए महान सम्मान है, ज़ाओ फेंग ने झुककर कहा। बस 2 लोग हैं, रस्मियत की ज़रूरत नहीं, इंग ज़ेंग ने हाथ हिलाकर कहा। जी, ज़ाओ फेंग ने सीधे खड़े होते हुए कहा। वैसे, इंग ज़ेंग की आंखों में एक जिज्ञासा चमकी। क्या, योर मैजेस्टी? ज़ाओ फेंग चौंक गया। मैंने तुम्हारा पूरा पिछला जीवन जंचवाया। शाक्यू काउंटी का एक गांव, पिता की मौत ज़ाओ युद्ध में, माँ ने तुम्हें पाला। सेना में जाने से पहले कोई गुरु, कोई सेना का ज्ञान नहीं, लेकिन तुम एक शानदारी योद्धा भी हो और एक बेमिसाल सेनापति भी। लॉर्ड वुआन जैसे महान योद्धा भी मिलिट्री मास्टर्स के शिष्य थे। तुम्हारे पास तो ऐसी कोई ट्रेनिंग थी ही नहीं। इंग ज़ेंग की नज़र में साफ क्यूरियोसिटी थी। ज़ाओ फेंग बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। राजा के लिए ये तो ज़रूरी था, जिस व्यक्ति को इतनी बड़ी सेना दे रहे हैं उसका पूरा इतिहास जान लेना। शायद ये मेरा कुछ जन्मजात प्रतिभा हो, ज़ाओ फेंग ने हल्की हंसी के साथ कहा। प्रतिभा? तो मतलब लॉजिस्टिक्स कॉर्प्स से शुरुआत क्यों की? तब मुझे बस माँ का ध्यान रखना था। अगर बाओ युआन और उसके बेटे न होते तो शायद मैं तो वापस गांव ही चला जाता। अच्छा, तो तब तो मुझे उन बाओ पिता पुत्र को धन्यवाद कहना चाहिए। उनकी वजह से मुझे तुम मिल गए। इंग ज़ेंग जोर से हंसा। जब कभी इंगचुआन जाऊंगा, उनके लिए आपकी तरफ से एक अगरबत्ती जला दूंगा। ज़ाओ फेंग भी मजाक में बोला। उफ, तुम तो काफी बदमाश हो। इसी वक्त बाहर से आवाज आई। योर मैजेस्टी, गरम जल सागर तैयार है, ज़ाओ गाओ ने अनाउंस किया। चलो ज़ाओ फेंग, इस सर्दियों में एक अच्छी सी गर्म पानी की स्नान यात्रा बनती है। ज़ाओ पर विजय भी मना लेंगे। इंग ज़ेंग ने हंसा। मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, ज़ाओ फेंग ने तुरंत कहा। आखिर ये भी तो पहली बार था कि वो गरम जल सागर का अनुभव करेगा। ऑन द वे टू द हॉट स्प्रिंग्स। ज़ांगटाई पैलेस से निकलते ही ज़ाओ गाओ पूरे मर्यादा के साथ उनका रास्ता बता रहा था। इंग ज़ेंग सामने, ज़ाओ फेंग पीछे, और बीच में ज़ाओ फेंग की नज़र पैलेस की शान पर पड़ती रहती। इंग ज़ेंग ने उसकी क्यूरियोसिटी देखकर हल्के से हंसी। कुछ ही देर में वो एक और विशाल महल के सामने जा पहुंचे। हिज मैजेस्टी को प्रणाम।
सब यूनक्स और पैलेस मेड्स नीचे झुक गए। इंगजेंग सीधा अंदर चला गया और जाओ फेंग उसके साथ। इनसाइड द हॉट स्प्रिंग पैलेस। अंदर कदम रखते ही गर्माहट ने उनका स्वागत किया। चाकोल ब्रेजियर्स जल रहे थे और महफिल में एक सुकून भरी गर्मी थी। डिसरोब, जाओ गाओ ने कहा। एक पल में ही 1 दर्जन से ज्यादा पैलेस मेड्स अंदर आ गईं। इंगजेंग ने हाथ खोले और मेड्स उनका पूरा रॉयल पोशाक संभालकर उतारने लगी। कुछ मेड्स जाओ फेंग की तरफ बढ़ीं। मैं खुद कर लूंगा, जाओ फेंग ने तुरंत मना किया और अपना कवच और कपड़े खुद उतारने लगा। सिर्फ अंडरगारमेंट्स में उसने इंगजेंग की तरफ देखा। अरे, तो एक बड़े सेनापति को खुद कपड़े उतारने पड़ रहे हैं, इंगजेंग ने छेड़ते हुए कहा। मतलब तुम अभी तक सिर्फ वांग यान के साथ ही रहे हो? उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। जाओ फेंग भी थोड़ा शर्मिंदा हो गया। ये सच था कि जितनी भी राजकुमारियां और सुंदरियां उसने युद्धों में पकड़ी थीं, उनको उसने कभी हाथ तक नहीं लगाया था। उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, और ज्यादा मजबूत बनना। लगता है मुझे तुम्हें और इनाम देने पड़ेंगे, इंगजेंग जोर से हंसा। बस आधे घंटे से ज्यादा गुरजुन्मा। तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम्हें हन और जाओ की राजकुमारियां भी दे दूंगा। चिन का एक महासेनापति एक ही पत्नी से काम नहीं चला सकता। यिंगजेंग ये कहकर गर्म पानी में उतर गया। उससे उठती भाप ने महल को एक सपने जैसे महल में बदल दिया। जाओ फेंग भी बेसब्री से पानी में घुस गया। यिंगजेंग की नज़र उसके नंगे सीने पर गई। तलवारों और तीरों के पुराने घाव उसकी पूरी छाती पर जाल बनाकर बिखरे हुए थे। जख्मों के निशान साफ दिखते थे। लगता है पूरे चिन में सबसे ज्यादा घाव तुम्हारे ही होंगे, यिंगजेंग ने हैरानी से कहा। वांग जियान ने सही कहा था, तुम हमेशा सबसे आगे लड़ते हो। ये आदत सुधारनी होगी। गर्म पानी में बैठकर जाओ फेंग थोड़ा रिलैक्स हो गया। सिचुएशन पे डिपेंड करता है योर मेजेस्टी, उसने हल्का सा मुस्कान के साथ जवाब दिया। आखिर दुश्मनों को काटना और हर किल के साथ अपने एट्रीब्यूट्स बढ़ते देखना, ये मज़ा सिर्फ जाओ फेंग ही समझ सकता था। यिंगजेंग ने हंसकर सर हिलाया। तुम भी ना। तभी पैलेस अटेंडेंट्स शराब के मटके और रोस्ट मीट लेकर आ गए। यिंगजेंग ने सिर्फ हाथ हिलाया। जाओ गाओ समझ गया। आपका दास निकलता है, कहकर वो सबको ले गया और हॉट स्प्रिंग का दरवाज़ा बंद हो गया। अब सिर्फ 2 आदमी बचे थे, एक राजा, एक महायोद्धा। एक बात पूछूं? यिंगजेंग ने अचानक कहा। तुम लोग सच में ट्विन्स हो? हाँ, जाओ फेंग ने हल्का सा प्यार भरा मुस्कुराहट के साथ कहा। हम दोनों ट्विन्स हैं। तुम करीब 20 के हो तो तुम्हारी बहन भी होगी इतनी ही उम्र की। अभी तक शादी नहीं हुई? जाओ फेंग हंसा। मेरी माँ काफ़ी मॉडर्न सोच की औरत है, कभी ज़बरदस्ती नहीं की, न मुझ पर न मेरी बहन पर। अच्छा, यिंगजेंग ने हैरानी से कहा। ऐसी माँ कम मिलती हैं। हम आम लोगों पर उन कठोर कानूनों का दबाव नहीं होता जो राजा महाराजों के घर में होता है। वही तो, यिंगजेंग ने हल्की सी कड़वाहट भरी आवाज़ में कहा। राजा के घर में सब कुछ पावर और पॉलिटिक्स होता है, पसंद नापसंद कुछ नहीं। जाओ फेंग ने हाँ में हाँ मिलाई। अगर मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें मैं अपनी मर्जी से जीने दूंगा। अच्छा, यिंगजेंग ने आंखें तंग की। अगर मैं तुम्हारे बच्चों की शादी का फरमान जारी कर दिया, तब भी तुम मना करोगे? जाओ फेंग एक पल को ठिठक गया। योर मैजेस्टी, मेरी बेटी बेटा अभी 1 साल के भी नहीं, तब तक शायद आपको इतनी चिंता नहीं होगी। यिंगजेंग ने नकली गुस्सा दिखाया। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं तब तक जिंदा नहीं रहूंगा? बिल्कुल नहीं, जाओ फेंग तुरंत हाथ जोड़कर बोला। मैं तो वो। यिंगजेंग जोर से हंस पड़ा। एक बात बताओ, यिंगजेंग ने आंखों में शरारत के साथ पूछा। वांग जियान की बेटी को तुमने कैसे मना लिया शादी के लिए? जाओ फेंग के चेहरे पर एक बदमाशी भरी ग्रिन आ गई। कोई राज नहीं है, मैंने बस चावल पका दिए थे। यिंगजेंग तुरंत समझ गया। तो पहले ही? हाँ, जाओ फेंग ने आंख मारी। मेरे फादर इन लॉ कैसे अलाउ करते कि उनकी बेटी गर्भवती हो और उससे बाद में फूसू से शादी करा दे? रॉयल फैमिली में जाकर अगर कभी कोई हादसा हो जाता तो? यिंगजेंग ने हाथ पीठ पर मारा।
तुम तो पूरे के पूरे लफंडर निकले। जाओ फेंग गर्म पानी में बिल्कुल आराम से बैठ गया। यिंग ज़ैंग को भी ये सब अजीब लग रहा था। बहुत लोग डर के मारे उसके सामने ठीक से सांस तक नहीं लेते। जाओ फेंग खुलकर बात करता था। शायद इसी वजह से राजा भी उससे बात करना पसंद करता था। सच कहूं, यिंग ज़ैंग ने बोलना शुरू किया, चाहे तुम आते या नहीं, वांग जियान कभी भी अपनी बेटे को फुसू से नहीं ब्याहते। ये तो मैं पहले से जानता हूं, जाओ फेंग ने बेफिक्र टोन में कहा। तुमने बिना सोचे जवाब दे दिया? यिंग ज़ैंग ने आंख उठाई। हैरान नहीं हुए? जाओ फेंग मुस्कुराया। योर मैजेस्टी सच सुनना पसंद करेंगे या झूठ? लगता है तुम मुझे झूठों का शौकीन समझते हो। यिंग ज़ैंग ने आंख घुमाई। अच्छा ठीक है, जाओ फेंग ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन पहले प्रॉमिस कीजिएगा, नाराज मत होना, मैं ज्यादा मीठी बातें नहीं जानता। बोल, यिंग ज़ैंग ने गरज कर कहा, लेकिन चेहरे पर हल्की हंसी थी। वांग जियान बहुत सावधानी से जीने वाले आदमी हैं, फैक्शन से दूर रहते हैं। अगर उनकी बेटी रॉयल फैमिली में शादी करती तो वो एक कैंप का हिस्सा बन जाती। अगर बाद में राज सिंहासन की लड़ाई होती तो पूरा वांग परिवार डूब जाता। राजाओं के घर में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है राज्य उत्तराधिकारी का संघर्ष। जाओ फेंग चुप हो गया। वो इतना ही बोलकर रुक गया। यिंग ज़ैंग सब समझ गया और गुस्सा भी नहीं हुआ, बस हल्की सी मुस्कान आई। बुरा नहीं बोला तुमने। वैसे पहले फुसू और वांग जियान के रिश्ते की सोच किसकी थी? जाओ फेंग हैरानी से पूछा। तुम क्या सोचते हो, मेरी? यिंग ज़ैंग ने हल्की सी स्mirk दी। फिर कौन? जाओ फेंग सच में उलझा हुआ था। राजा सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? यिंग ज़ैंग ने धीरे से पूछा। थोड़ी देर सोचकर जाओ फेंग बोला, कोर्ट में फैक्शंस? यिंग ज़ैंग के चेहरे पर संतुष्टि दिख गई। सही, तुम्हारे फादर इन लॉ के पास सेना की ताकत है। क्राउन प्रिंस का फैसला अभी हुआ नहीं। जो भी वांग जियान का सपोर्ट ले लेगा, उसकी जीत पक्की। तो कुछ मंत्रियों ने रिश्ते की बात बढ़ाई। समझ गए? यिंग ज़ैंग ने पूछा। जी, जाओ फेंग ने हाँ में हाँ मिलाई। दरअसल मुझे तो तब पता चला था जब एक बार मुझे धमकाने आए थे कि वांग फैमिली से मेरा विवाह तोड़ दूं ताकि फुसू से रिश्ते का रास्ता साफ हो जाए। ये कहकर जाओ फेंग थोड़ा ठंडा सा हंसा। वो पुरानी घटना आज तक नहीं भूला था। और आज बाय वू ने जो हमला किया, जाओ फेंग को पूरा यकीन था कि वांग वान की फैक्शन ही पीछे थी और अब वो मौके का फायदा उठा रहा था। जैसे ही यिंग ज़ैंग ने सुना, उसका चेहरा अंधेरा हो गया। कौन था जिसने तुम्हें धमकाया? बताओ। योर मैजेस्टी, मुझे उम्मीद है आप इसे चुगली नहीं समझेंगे। जाओ फेंग ने नम्रता दिखाई। बोलो, यिंग ज़ैंग ने गरज कर कहा। जाओ फेंग ने सीधा जवाब दिया। चुनियो युए का एक शिष्य, मेंगजा। चुनियो युए? यिंग ज़ैंग का चेहरा सर्दी की तरह ठंडा हो गया। जाओ फेंग बेपरवाह अंदाज में बोला, खैर, उसका शिष्य तो मैंने ठीक कर दिया था। उस दिन पिग हेड जैसा मुंह लेकर घर गया और बाद में प्रिंस फुसू ने खुद मुझसे माफ़ी मांगी। वो पूरी घटना से अनजान थे। जाओ फेंग ने ये बात जानबूझकर ऐड की। यिंग ज़ैंग बहुत तेज दिमाग वाला था। अगर उसे लग जाता कि वो जाओ फेंग उसके बेटे को बदनाम कर रहा है तो हालात बिगड़ सकते थे। तो जाओ फेंग ने सीधा टारगेट बनाया वांग वान और चुनियो युए को। यिंग ज़ैंग ने धीरे से सर हिलाया। अगले कुछ दिनों में चुनियो युए को समझ आ जाएगा कि राजा का गुस्सा कैसा होता है, जाओ फेंग मन ही मन सोचा। तभी यिंग ज़ैंग ने पूछा, तुम जानते हो मैं हंडान क्यों गया था? पुरानी यादें ताज़ा करने, जाओ फेंग ने सोचा। हंडान? यिंग ज़ैंग की हंसी ठंडी और कातिल थी। वहां कोई याद नहीं, सिर्फ नफरत है। मेरा इरादा था हंडान को मिटाने का। ये सुनकर जाओ फेंग चुप हो गया। गढ़ा आलाप एकदम खामोश हो गया। यिंग ज़ैंग की बात बिल्कुल सच थी। झाओ में विश्वासघाती का रूप लेकर गुजरे हुए उन दिनों में उसने ऐसे असहाय दुख और बेइज्जती झेली थी जो शायद कोई आम आदमी बर्दाश्त भी ना कर पाए।
आज लोग सिर्फ उस शक्तिशाली किन के राजा को देखते थे जो हुक्म चलाता है, जिसके सपने पूरी दुनिया को एकजुट करने के हैं। पर बहुत कम लोग जानते थे कि कभी वो भी झाओ का एक लाचार बंधक था, दर्द और तनाव भरे बीते हुए पलों का भारी बोझ उठाकर। कोई और होता तो शायद झाओ को मिट्टी में मिला देता, पर यिंगज़ेंग ने खुद को रोका था। सब कुछ बर्बाद करने का मौका होते हुए भी वो रुक गया, सिर्फ अपने बड़े सपने, एक विशाल एकजुट दुनिया के लिए। झाओ फंग चुप रहा और इस सन्नाटे में यिंगज़ेंग ने खामोशी से एक और प्याला शराब का भर लिया, एक झाओ फंग के लिए भी। झाओ फंग ने तुरंत दोनों हाथों से उसे लिया। ये ज्यूसियान लू की शराब है, यिंगज़ेंग बोला। उच्च कोटि का। बहुत सारी शराबें चखी है मैंने, पर इस जैसी कोई नहीं। इसे खास तौर पर यिंगचुआन से बुलवाया है मैंने भी पी चुका हूँ, सच्ची बढ़िया होती है। झाओ फंग मुस्कुराया, लेकिन दिल में सोचा, हैं जी, क्रॉस एरा ब्रूइंग टेक्नोलॉजी का कमाल है। इस युग में कौन टक्कर देगा? और जब किंग ऑफ किन भी ऐसे दीवाने हो गए तो ज्यूसियान लू तो पैसों में डूब रहा होगा। इस समय मैं प्रैक्टिकली एक चलते फिरते देश जितना अमीर हो चुका हूं। किंग ने एक ही घुट में प्याला खाली कर दिया, झाओ फंग ने भी। शराब पीकर यिंगज़ेंग की आंखों में एक हल्का सा पुरानी यादों का रंग उभर आया। हंडान जाने का एक ही मकसद था, वो धीरे से बोला। किसी को ढूंढने गया था। किसी को? कैसी शख्सियत होगी जो खुद किंग को वहां ले जाए? झाओ फंग चौंक गया। कहीं कोई महान प्रतिभा? तो क्या हंडान में कोई पुराना काम बाकी था? झाओ फंग सच में हैरान हो गया। यिंगज़ेंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस प्याला उठाकर धीरे से एक घूंट लिया और कुछ देर की खामोशी के बाद उसकी आवाज़ बहुत हल्का सा कांप उठी। मैं अपनी पत्नी को ढूंढने गया था। झाओ फंग का मुंह खुला का खुला रह गया। आपकी पत्नी? क्या? अगर वो उनकी पत्नी थी तो हंडान में क्यों थी? किन कैसे नहीं आई? क्वीन क्यों नहीं बनी? सोच जैसे रुक ही नहीं रही थी। हिस्ट्री के हिसाब से तो किन शी हुआंग ने कभी क्वीन नहीं ली थी। 2 वजह बताई जाती हैं। एक कि झाओजी और लाओ आई के स्कैंडल के बाद उसने डिसाइड कर लिया था कि कभी क्वीन नहीं बनाएगा। दूसरी कि जिसे वो सच में चाहता था आफांग, वो कभी पैलेस में नहीं थी और आफांग पैलेस उसके प्यार की याद में बनवाया गया था। और अब किंग की बातों से लग रहा है आफांग सच में मौजूद थी और वो उसका सच्चा प्यार थी। शायद दुनिया का सबसे बड़ा राज उसके सामने खुलने वाला था। वो मेरे साथ किन आई थी। किंग की आवाज़ भारी हो गई, पर मैं उसे बचा नहीं पाया। झाओ फंग चुप रहा। इस बार उसने बीच में कुछ नहीं बोला। जब मैं किन लौटा, राज दरबार उतना एकजुट नहीं था जितना आज दिखता है। यिंगज़ेंग धीरे धीरे बोलता गया। तख्त पर बैठने के बाद भी सालों तक न झाओजी का दबदबा कम हुआ, न लू बू वई का। मेरी अपनी कोई ताकत ही नहीं थी। हाँ, ये बात तो सच है, झाओ फंग ने मन ही मन माना। आपकी गलती नहीं थी महाराज, वो नर्म आवाज में बोला। ये सब मुश्किलें आपके कायदे से बाहर थीं। एक आदमी जो अपने सबसे करीबी इंसान को नहीं बचा पाया, वो आदमी कभी पूरा नहीं होता। मैं उसे खो चुका हूं। एक और घूंट शराब और उसकी आंखों में दर्द का साया। ये था उसका सबसे गहरा पछतावा, एक ऐसी चोट जो तब तक नहीं भर सकती थी जब तक वो आफांग को ढूंढ न ले। झाओ संग ने धीरे से सांस छोड़ी। बाहर से लोहे की दीवार जैसा किन का राजा, अंदर से अब भी एक इंसान है, एक ऐसा इंसान जो प्यार में टूट गया था। और साथ ही एक और ख्याल आया, क्या वो मुझे इतना भरोसा करके ये सब बता रहा है? मैं उसके हयात का सबसे बड़े राजों में से एक जानता हूं। ये राज अगर कभी गलत हाथों में चला गया तो तबाही निश्चित है। पार्ट 4। यिंगझेंग ने कहा, अगर वो उसकी माँ होती तो वो आज तक क्राउन प्रिंस होता। महाराज, आप जरूर उन्हें ढूंढ निकालेंगे। अगर वो जाओ में नहीं तो किसी और जगह होंगी। जब आप पूरी दुनिया एकजुट कर लेंगे तब वो जरूर मिल जाएंगी। चाहे एक एक जमीन की छिलकाई क्यों ना देखनी पड़े, चाहे सुई को भूस में क्यों ना ढूंढना पड़े, मैं उन्हें ढूंढने में आपका पूरा साथ दूंगा। जाओ फेंग ने पूरी सच्चाई से कहा, जैसे किसी पवित्र कसम ले रहा हो।
जाओ फेंग की बातों पर यिंग झेंग के चेहरे पर एक हल्का सा पर दिल से निकला हुआ मुस्कान उभर आया। बस उस दिन का इंतजार है जब तुम मेरी दोंगर को लौटा कर लाओगे। अगर तुमने ये कर दिखाया तो तुम मेरी जिंदगी भर के सबसे बड़े उपकारक होगे। जाओ फेंग हंस पड़ा। महाराज, अभी से मुझे उपकारक मत बोलिए, पहले उन्हें ढूंढ तो लूं। तू बदमाश, यिंग झेंग हंसी करके कहता हुआ अपना प्याला उठाकर पीने लगा। किंग अकेले अकेले शराब पी रहा था और जाओ फेंग भी अपनी मटका उठाकर घूंट भरने लगा। फिर अचानक यिंग झेंग ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से मैं अपना उत्तराधिकारी किसको बनाऊंगा? जाओ फेंग तुरंत मुस्कुराया। महाराज, ये सवाल तो किसी मंत्री को सोचना भी नहीं चाहिए। ये बात मेरे दायरे से बहुत परे है। ये एक ऐसा सवाल था जो गलत जवाब देते ही सीधा सरकटा तक पहुंच सकता था। जाओ फेंग बिल्कुल नहीं फंसने वाला था। जाओ फेंग के बचने पर यिंग झेंग ने सवाल बदल दिया। अच्छा, मेरे बेटों में तुम किसको सबसे ज्यादा लायक समझते हो? मैं तो सिर्फ फूसू से मिला हूं, बाकी राजकुमारों को कभी देखा ही नहीं तो कैसे बताऊं? लेकिन फूसू, वो थोड़ा ज्यादा ही धर्मनिष्ठ वाला लगता है। हर बात में रेन, यी, दे, कृपा, धर्म और नीति को पकड़े रहता है। जिंदगी का तजुर्बा कम है। थोड़ा सा इसका अधिक आदर्शवाद कम हो जाए तो शायद बेहतर हो। सच्ची बात तो ये थी, जाओ फेंग को लगता फूसू क्राउन प्रिंस बनने लायक ही नहीं। हुहाई जैसे बेवकूफ से बेहतर होगा, पर तख्त नहीं संभाल पाएगा। यिंग झेंग के बाद फूसू से राज बचा रहे ये मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल सही, यिंग झेंग ने गहरी सांस ली। फूसू बहुत सख्त है, आदर्श से चिपका रहता है। महाराज, आप अभी जवान हो, ऊपर वाले ने चाहा तो काफी साल बाकी हैं। उत्तराधिकारी वाली बात अभी दूर है। जाओ फेंग ने हल्का सा तसल्ली दी। पर अंदर से जाओ फेंग जानता था, जब तक यिंग झेंग अमर्त्य नहीं होता, पिन का गिरना तय था, चाहे कोई भी बैठता तख्त पर। कभी कभी तो उसका मन करता था यिंग झेंग को फ्यूचर की एक झलक दिखा दे, जहां हुहाई आगे चलकर उसके सारे बेटे कटवा देता है और जहां फूसू एक झूठी फरमान के चक्कर में सुसाइड कर लेता है। अगर किंग को ये पता चल जाए तो क्या वो हुहाई का तुरंत सर न उड़वा देता? खैर, ये सब सिर्फ मन में ख्याल भर ही थे। अगर मेरी पत्नी नहीं गई होती तो शायद उसका बेटा तुम्हारी उम्र का होता, यिंग झेंग ने अचानक कहा। उसकी आवाज़ में दर्द की गहराई साफ थी। महाराज, अगर वो महारानी जी होती तो क्या आप उन्हें राजपत्नी बनाते? जाओ फेंग ने सोचा, फिर पूछा। यिंग झेंग ने उसकी आंखों में देखकर सीधा जवाब दिया, उसके सिवाय कोई भी राजपत्नी के लायक नहीं था, पर राजपत्नी का पद ही उसके लिए सांप साबित हुआ। जब मैं सिंहासन पर बैठा, मुझे लगा सब कुछ मेरे हाथ में है, पर वो सब एक सपना था। इच्छा थी उसे महारानी बनाने की, पर पूरा दरबार मेरा विरोध करने लगा और इसी के चलते वो मुझे छोड़कर चली गई। यिंग झेंग ने पीकर अपने दर्द को दोबारा छुपाया। महाराज, अगर उनका एक बेटा होता तो आज तो वो क्राउन प्रिंस ही होता। ये तो निश्चित बात है, यिंग झेंग ने तुरंत कहा, बिना एक सेकंड की देरी किए। अब समझ में आया महाराज, इसी वजह से आपने कभी कोई महारानी ही नहीं बनाई। फिर सोचकर बोला, पर ये सब मुझे क्यों बताया? यिंग झेंग ने धीरे से मुस्कुराया और जाओ फेंग की तरफ गहरी नज़र से देखा। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें देखकर मुझे अपना पुराना आप याद आ जाता है। मैं भी कभी ऐसा ही था, एक कर्तव्यनिष्ठ बेटा, एक बेहद साहसी युवा, पर वक्त ने सब कुछ बदल दिया। जाओ फेंग ने हाथ उठाकर मना किया। महाराज, आप गलत सोच रहे हैं, मैं बिल्कुल बहादुर नहीं, मुझे तो मौत से भी डर लगता है। मौत से डरते हो? किंग ने हंसकर पूछा। तो हर जंग में सबसे आगे तुम कौन दौड़ता रहता है? ये बात सच थी। जाओ फेंग जितनी बार मौत के मुंह में घुसा था, उतना तो कई लाख सिपाही जिंदगी भर में भी नहीं जाते। इसलिए यिंग झेंग को उसकी बात मजाक ही लगी। महाराज, मैं सच्ची में मौत से डरता हूँ, जाओ फेंग ने नखरे से कहा। हकीकत में तो उसकी हिम्मत उसके सिस्टम की वजह से थी, जो लड़ाई से उसकी जिंदगी बढ़ा देता था, तभी तो वो जान जोखिम में डाल सकता था। चलो बताओ, यिंग झेंग ने शराब डालते हुए पूछा। जब मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है तो तुम शादी कहाँ करोगे, सियान में या अपने गांव में? गांव में, जाओ फेंग ने तुरंत बोला। मेरी माँ दूर सफ़र करना पसंद नहीं करती।
अफसोस, यिंग झेंग ने हल्की सी निराशा से कहा। तो फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। शाचैंग सियान से 1000 ली दूर है। महाराज, अगर आप आना चाहे तो मैं एक सेरेमनी सियान में रख दूंगा और एक मेरा गांव में, जाओ फेंग ने हंसकर कहा। वांग यान को उसने वादा किया था कि सबसे शानदार शादी करूंगा, और बिना किंग के शानदार कैसे होती। ये सुनकर यिंग झेंग ने प्यारा सा मुस्कान दिया। ठीक है, यूं ही सही। महाराज, 2 महीने बाद आपको 3 शादियों में शामिल होना पड़ेगा, जाओ फेंग ने हंसकर कहा। अगर तुम वांग जियान की बेटी से ना जड़ते तो मैं तो अपनी बेटियों में से एक तुम्हें दे देता, यिंग झेंग ने मजाक में कहा। महाराज, भगवान के लिए रहने दीजिए, जाओ फेंग ने हाथ जोड़ लिए। एक राजकुमारी को संभालना मतलब एक जीती जागती देवतानी की सेवा करना, मैं नहीं कर सकता। यिंग झेंग ऐसे हंस पड़ा कि पानी छिड़क जाए। मेरा मतलब, मेरी बेटियां बुरी हैं? महाराज, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जिसके साथ जिंदगी जी सकूं, ना कि ऐसी राजकुमारी जिसके गुस्से से मेरी मां कायम रहे, जाओ फेंग ने ईमानदारी से बोला। बाकी सब मेरे दामाद बनने के लिए तलवार लेकर दौड़ते हैं, और तुम? यिंग झेंग ने सर हिलाया। चलिए महाराज, पिएं, आज तो मन भरकर पिएं, जाओ फेंग ने माहौल हल्का करते हुए प्याला उठाया। अच्छा, देखते हैं पहले कौन गिरता है, यिंग झेंग ने जोर से हंसी छोड़ दी। गरम झागों से उठती हुई धुएं के बीच दोनों दोस्त की तरह बातें करते हंसती पीती शराब पी रहे थे। इस रात यिंग झेंग ने अपनी बादशाही की शान एक तरफ रख दी और जाओ फेंग ने उसे एक मित्र की तरह देखा, ना एक शासक, ना एक महाराज, बस एक इंसान। रात धीरे धीरे बहती चली गई। बाहर हॉट स्प्रिंग पवेलियन के दरवाजे पर जाओ गांव और कई नौकर मेड्स शांत खड़े थे, और अंदर से आती हंसी उन सब के कानों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, खासकर जाओ गांव को जो सालों से किंग के सबसे करीब था। ये इतनी खुली सच्ची हंसी महाराज की, ऐसा दृश्य उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। पार्ट 5। घुटनों पर झुककर धीरे से बोला, ग्रैंड चेम्बरलिन, आज रात किंग कुछ अलग लग रहे हैं। लेकिन बात पूरी होती उससे पहले ही जाओ गांव की नज़र उस पर बिजली की तरह गिर पड़ी। राजा के बारे में बेवकूफ़ी की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ गांव की ठंडी आवाज़ ने उसके रोंगटे खड़े कर दिया। नहीं नहीं मेरे हुजूर, दया कीजिए। यूनक तुरंत घुटनों पर गिर गया, डर से कांपता हुआ। दरबार के बड़े लोग भले ही जाओगाओ को सिर्फ एक यूनक समझते हों, लेकिन महल की दीवारों के अंदर वो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था। जाओगाओ ने हाथ झटका। जाओ, लेडी हू को कह दो आज रात किंग उनके पास नहीं जाएंगे। जी हुजूर। यूनक जान बचाकर भाग गया। उसके जाते ही जाओगाओ ने दूर खड़े हॉट स्प्रिंग पवेलियन की तरफ गहरी नज़र से देखा। आज रात किंग वाकई बदले बदले लग रहे हैं, वो धीरे से बोला। जाओभंग के साथ इस तरह गर्म पानी के हौमे में बैठना, फिर रात भर शराब और गुफ्तगू। अगर प्रिंस हुहाई जाओभंग को अपनी तरफ कर ले तो फूसू को मिलने वाली सारी सपोर्ट पलट सकती है। जाओगाओ सोच में डूब गया। लेकिन जाओभंग को अपनी तरफ कैसे खींचूं? पावर तो उसके पास पहले ही है। क्या उसे खूबसूरती चाहिए? इतने सालों तक किंग के पास रहकर उन्हें अच्छी तरह समझता था। आज जो इज्जत जाओभंग को मिली थी वो किसी और को कभी नहीं मिली थी। फूसू के रेजिडेंस में वैन अपने कमरे में था जब एक अधिकारी ने प्रवेश किया। चांसलर, महल से खबर आई है। कहो। राजा और जाओभंग एक साथ हॉट स्प्रिंग पवेलियन गए। उन्होंने खुद शराब और गोश्त मंगवाया और पूरा महल उनकी हंसी से गूंज रहा था। वैन ने गहरी सांस ली। समझ गया, तुम जा सकते हो। अधिकारी चला गया। उसने थोड़ा सोचा, फिर धीरे से बोला, लगता है मैंने किंग की नज़र में जाओभंग की अहमियत को कम समझा। राजा ने उसे रात भर रोक लिया। ये तो वो इज्जत है जो किसी को नहीं मिली। फूसू ने शांत तरीके से कहा, मैंने उनसे माफ़ी मांग ली थी। जो पुराने वजीर की वजह से गलतफहमी हुई थी, मुझे नहीं लगता जाओभंग दिल पर लेंगे। और किंग उन्हें एक युवा सैनिक प्रतिभा के रूप में देखते हैं, जनरल का दर्जा। उनका सम्मान स्वाभाविक है। क्वाइझ्वांग ने सांस भरी। दुख की बात है कि अब उन्हें अपनी तरफ करना मुश्किल हो गया। बस यही आस है कि जाओभंग अपने ससुर वांगजन की तरह वफादारी निभाए और राज उत्तराधिकारी की लड़ाई से दूर रहें। वांगमान ने याद किया, आज बाई परिवार का मुद्दा बिल्कुल अनपेक्षित था। जाओभंग सबूत तक ले आए। अगर किंग उनके विरोध में फैसला कर देते, मैं तो बीच में बोलकर संबंध बनाने वाला था। लेकिन वो चुप हो गया।
फूसू की आंखों में नफरत की चमक थी। बाई परिवार ने जो किया वो कठोर दंड के लायक था। लोगों की तनख्वाहें खाना, लोगों को सताना, ये सब देखकर कौन दया दिखाएगा? वैंगवैन और क्वाइझवांग ने एक दूसरे की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। विश्वास और राजनीति दोनों ही कठिन थे। योर हाइनेस, वैंगवैन ने बात बदली। शादी की तैयारी शुरू करनी होगी। हम लोगों को भेज दें? फूसू ने धीरे से सर हिलाया। जरूरत नहीं, राजघराना खुद करेगा। क्वाइझवांग वह हंसते हुए खबर दी, मेंग परिवार अब पूरी तरह आपके साथ आ गया है। फूसू मुस्कुरा दिया, मेंगी ही मेरा पुराना साथी है। उनका साथ मेरे लिए सम्मान की बात है। वैंगान ने हाथ उठाया, लेकिन मेंगवू और मेंगतियन अभी संभल कर चल रहे हैं। शायद ये मेंग इही का परीक्षण हो। फूसू ने बिना घबराए जवाब दिया, समझता हूँ। इतना बड़ा सैनिक खानदान बिना सोच समझकर किसी एक राजकुमार का साथ नहीं दे सकता, और अंतिम फैसला तो पिताजी का होता है। इस बात पर दोनों मंत्रियों के पास कुछ कहने को नहीं था। देर हो रही है योर हाइनेस, हम चलते हैं। अच्छा, ध्यान से। उनके जाने के बाद फूसू के चेहरे पर हल्का सा थकान और लाचारी का साया उतर आया। पावर, परिवार, साथ, शायद किसी भी चीज पर मेरा पूरा नियंत्रण नहीं है। वांग घराना। पीछे के आंगन में बच्चों को सुलाने के बाद वांगयान अपने पिता वांगजन के पास आई। वो चिंतित थी। पिताजी, जाओभंग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? वांगजैन जोर से मुस्कुरा दिया। चिंता मत करो यानर, जाओभंग बहुत अच्छा कर रहा है। किंग उनसे बहुत खुश है। आज वो उनके साथ महल में ही शराब पी रहे हैं। फिर हल्की सी हसरत के साथ बोला, मुझे तो कभी ऐसी इज्जत नहीं मिली। वांगयान की आवाज़ हल्का सा लरस गई। क्या वो कल वापस आएंगे? कितने सालों बाद उसकी जाओभंग से मुलाकात होने वाली थी। उसका दिल बेचैन था। पार्ट 6। वो चाहें 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और उनकी शादी भी राजा ने खुद मंजूर की थी। फिर भी वैंगयान के दिल में एक हल्का सा डर छुपा हुआ था। इतने सालों से जाओफेंग से मुलाकात नहीं हुई थी। वो नहीं जानती थी इतने सालों बाद जाओफेंग उनसे कैसे पेश आएगा। वांगजियान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वापस आ जाएगा, बेचैन मत हो। बाप के रूप में वांगजियान ने हमेशा अपनी बेटी से ज्यादा प्यार किसी और को नहीं दिया था, अपने बेटों से भी नहीं। वांगयान ने धीरे से सर हिला दिया। वांगजियान ने पूछा, तुम जाओफेंग के घर गई थी? उसकी माँ और बहन का क्या हाल है? वांगयान हल्का सा मुस्कुराई, सब ठीक है। अच्छा है, वांगजियान ने हंसी के साथ कहा, बस मुझे इतना डर था कि शादी के बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन लगता है अब सब कुछ बदलने वाला है। वांगयान चौंक गई। बदलने वाला? कैसे? वांगजियान ने शान से जवाब दिया, जाओफेंग को जनरल ऑफ द आर्मी बना दिया गया है। अब वो सियानियांग में ही रहेगा। इससे मुझे भी तुमसे मिलना आसान होगा। वांगयान का मुंह खुला का खुला रह गया। जनरल ऑफ द आर्मी? सच? वांगजियान ने भावों को सिकोड़ कर कहा, मैंने बताया नहीं? तुम्हें बताया था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वांगयान बिल्कुल हैरान थी। वांगजियान हंसी नहीं रोक पाया। आज ही हुआ है। जाओफेंग को आधिकारिक तौर पर जनरल ऑफ द आर्मी बना दिया गया है। मुबारक हो यानर, आज से तुम एक जनरल की पत्नी हो। वांगयान ने होश संभाला ही था कि उसके दिल में एक अजीब सा बोझ उतर आया। जनरल ऑफ द आर्मी, वो जाओफेंग जो पहले बस एक छोटा सा सैनिक था। वो शांत सी आवाज में बोल पड़ी, ये कैसे हो गया? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जाओफेंग कभी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वांगजियान ने डूबते सूरज की तरह गहरी आवाज में कहा, 20 साल की उम्र में जनरल ऑफ द आर्मी, आगे चलकर वो ग्रैंड मार्शल भी बन सकता है। मेंगटियान, ली सिन, मेरा बेटा, कोई उसकी बराबर नहीं। अपने ही दामाद की तारीफ करते हुए वांगजियान की आंखों में सच्ची प्रशंसा थी। वांगयान के मन में एक और भावना उभर आई, चिंता। पहले वो वांगजियान की बेटी थी, एक इज्जतदार पहचान, लेकिन अब जाओफेंग उससे बहुत ऊपर निकल चुका था। उसका डर बड़ा होता गया। कहीं वो मुझे एक्सेप्ट ही ना करे, उसने सोचा, दिल से घबराकर। आखिर उनका रिश्ता एक उधार के बदले देने वाला वादा था, जज्बात या मोहब्बत नहीं। ताकेन्यान। अगली सुबह रॉयल पैलेस। रात शांत गुजर गई। दरबार में हलचल थी। जिन लोगों ने जाओफेंग को कभी गिनाई नहीं दिया था, आज वो अंदर ही अंदर जलन से जल रहे थे।
राजा ने उसे पूरी रात अपने साथ रखा था। ऐसी कृपा किसी को कभी नहीं मिली थी। रॉयल पैलेस साइड हॉल सुबह की धूप कमरे में घुस रही थी। ज़ाओफेंग नरम तकिए पर लेटा हुआ, आधा नंगा, धीरे से आंखें खोला। उसने करवट बदली और लंबी सांस ली। ये मेरे सालों का सबसे अच्छा स्लीप था। आर्मी ज्वाइन करने के बाद कब से चैन की नींद नहीं मिली थी। अब ये महल का कोमल पलंग, हिलते हुए पर्दे, सोना भी एक शाही अनुभव बन गया था। छत की कार्विंग देखकर उसने सोचा, 4 साल पहले मैं एक आम इंसान था, आज रॉयल पैलेस में सोता हूँ। किस्मत वाकई अजीब चीज़ है। पिछली रात किंग की साथ बैठक ने उसका दिल जीत लिया था। उनके साथ शराब पीना बिना रोक टोक के एक अनमोल रात थी। सुबह तक शराब का असर उसके मजबूत शरीर से गायब हो चुका था। वो उठा, तभी उसे एहसास हुआ, अरे मैं तो अभी भी नंगा हूँ, मेरे कपड़े कहाँ गए? उसने बुलाया, कोई है? दरवाज़ा खुला। एक पैलेस मेट झुककर बोली, जनरल आप जाग गए, हमें आपको कपड़े पहनाने का आदेश दिया गया है। वो पलटकर बोली, जनरल के आधिकारिक वस्त्र लाओ। कुछ ही पल में कई मेड्स अंदर आ गईं। आते ही उनकी आंखों में शर्म की हल्की सी लाली छा गई। ज़ाओफेंग की लंबी मजबूत बॉडी देखकर लीड मेड झुककर बोली, जनरल हमें सेवा करने दीजिए। ज़ाओफेंग ने हाथ उठाया, ज़रूरत नहीं, तुम सब जा सकती हो। लेकिन मेड घबरा गई, घुटनों पर बैठ गई। जनरल ये हमारा कर्तव्य है, अगर हमने सेवा नहीं की तो हमें दंड मिलेगा। ज़ाओफेंग ने ठंडी सांस ली, ठीक है करो। मेड्स ने शुक्रिया के साथ उसे कपड़े पहनाने शुरू किए। ज़ाओफेंग ने कैजुअली पूछा, राजा साहब जाग गए? चैप्टर 8। ज़ाओफेंग के सवाल पर लीड पैलेस मेड ने तुरंत जवाब दिया, राजा अभी भी विश्राम कर रहे हैं। ज़ाओफेंग मुस्कुराया, लगता है मैं कल रात जीत गया। मैंने किंग क्वीन को पीने में हरा दिया। कल रात की ड्रिंकिंग और लंबे गुफ्तगू ने ज़ाओफेंग को किंग क्वीन के बारे में एक नया नज़रिया दिया था। ऊपर से वो शाही, दबदबे वाला और हुक्म चलाने वाला लगता था, लेकिन अंदर से वो एक बिल्कुल सीधा, नेक इंसान था। चलो मुझे महल से बाहर लेकर चलो, ज़ाओफेंग ने कहा। जनरल हमने नाश्ता तैयार कर दिया है, क्या आप पहले कुछ ग्रहण करेंगे? पैलेस मेड ने अदब से पूछा। ज़ाओफेंग ने हाथ हिला दिया, नहीं, बाद में खा लूंगा। अभी उसकी एक ही इच्छा थी, घर लौटकर अपने बच्चों को देखना। बच्चे पैदा हो चुके थे, पर वो अब तक उन्हें देख भी नहीं पाया था। दिल बेचैन होता जा रहा था। बस रास्ता दिखाओ। एज यू कमांड। पैलेस मेड तुरंत आगे बढ़ गई। ज़ाओफेंग ने अपनी तलवार उठाई और हॉल से बाहर निकला। जैसे ही बाहर आया, उसने देखा ज़ाओ गाओ पहले से ही खड़ा था। ज़ाओ गाओ ने झुककर कहा, जनरल आप जाग गए? राजा अभी नहीं उठे? जी नहीं, शायद दोपहर तक उठेंगे। इतने सालों में मैंने उन्हें कभी इतना नशे में नहीं देखा। ज़ाओ गाओ हंसी दबाकर बोला, कल रात की जो महफिल लगी थी, अद्भुत थी। ज़ाओफेंग एक पल के लिए रुक गया। ये तो हंसता भी है। मिनिस्टर ज़ाओ, राजा का ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। ज़ाओफेंग ज्यादा बातचीत का मूड नहीं रखता था और सीधा आगे बढ़ गया। मैं स्वयं जनरल को बाहर तक छोड़ूंगा, ज़ाओ गाओ ने कहा। पैलेस मेड को वापस भेज दिया। ज़ाओफेंग ने तुरंत समझ लिया, ये यूनक जरूर कुछ चाहता है। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। फिर जैसे ही वो इनर पैलेस से मेन कॉरिडोर में आए, ज़ाओ गाओ ने अपना मुद्दा रखा। 18th प्रिंस हमेशा से जनरल की प्रतिष्ठा की प्रशंसा करते आए हैं। उन्हें तीरंदाजी और घुड़सवारी का भी बड़ा शौक है। क्या जनरल उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन दे सकते हैं? ज़ाओफेंग के कदम एक पल को धीमे हो गए। हाय, तो ये उसकी तरफ से आया है। बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था। दोनों एक ही जैसी सोच रखते हैं। ज़ाओफेंग ने सीधा जवाब दिया, युद्ध भूमि का तीर और घोड़ा दोनों का एक ही काम है, दुश्मनों का सफाया। वो सब राजकुमार के लिए बहुत कठोर और खून से रंगे कलाएं हैं। उन्हें राज्य के आचार्यों से सीखना चाहिए। मैं दखल नहीं देता। ज़ाओ गाओ की हंसी थोड़ी झूठी लग रही थी। जनरल के शब्दों में सच्चा योद्धा बोल रहा है, मेरा ध्यान नहीं गया था। लेकिन 18th प्रिंस सच्ची इच्छा रखते हैं आपसे मिलने की। ज़ाओफेंग ने हल्का सा मुस्कुराया,
अगर महाराज आज्ञा दे दें तो मैं हर समय उपलब्ध हूँ। एक ही लाइन और पूरा खेल खत्म। जाओ गाओ तुरंत समझ गया, ये लड़का आसान शिकार नहीं। वो ज्यादा दबाव डालने की गलती नहीं करता। थोड़ी देर बाद दोनों पैलेस के बाहर आ गए। वहां ज़ैंग मिंग अपने कुछ जवानों के साथ इंतजार कर रहा था। प्रभु आ गए, उसने खुशी से कहा। तुम लोग यहाँ? ज़ाओफेंग को थोड़ा हैरानी हुई। जी माय लॉर्ड, हम सुबह से ही रुके हुए थे। बाकी लोग? सब जनरल के निवास पर तैनात हैं। वांगजन जनरल ने कहा था ज्यादा शोर शराबा मत करो, इसलिए हम कम लोग लाए हैं। चलो घर ले चलो, ज़ाओफेंग ने बुतावलेपन से कहा। बच्चों की याद उसके दिल को काफी तेज धड़काने लगाती थी। जाओ गाओ ने गहरी प्रणाम किया। जनरल, सफर शुभ हो। धन्यवाद। जब महाराज जाग जाएं तो उन्हें मेरा प्रणाम कहना। ज़ाओफेंग अपने घोड़े पर बैठा और पूरी टीम के साथ निकल पड़ा। सिंगयांग के लोग उन्हें देखकर खुद ब खुद बात करने लगे। वो देखो, जनरल जाओ, उन्हें सुप्रीम जनरल का दर्जा मिला है, सिर्फ 20 साल की उम्र में। ये तो इतिहास है। वो पूरी महासेना में सबसे ज्यादा युद्ध विजय लाने वाले हैं। सिटी का माहौल गर्मा गया। बिना किसी रुकावट के कुछ ही देर में वो अपने निवास पर पहुंचे। माय लॉर्ड, हम पहुंच गए, ज़ैंग मिंग ने कहा। ज़ाओफेंग घोड़े से उतरा और अपने घर की तरफ देखा। राजा के महल से सिर्फ एक सड़क दूर। यही सम्मान सिर्फ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोगों को मिलता है। स्वागत है माय लॉर्ड। सर्वेंट्स दौड़ते हुए आए। मेरे ससुर जी कहाँ हैं? और वांगयान? प्रभु, मास्टर आपका इंतजार अंदर कर रहे हैं, और लेडी, वो दोनों छोटे युवराज और छोटी राजकुमारी की देखभाल कर रही हैं। ज़ाओफेंग ने गहरी सांस ली और तेजी से अंदर बढ़ गया। दिल में एक ही जज्बा, आखिरकार अपने बच्चों से मिलने का वक्त आ ही गया। ये उसका पहली बार शियानयांग आना था और पहली बार ही वो अपने ससुराल के घर कदम रख रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, सबसे पहले उसकी नज़र पड़ी वांग जियान, एक गरिमायुक्त और शांत खड़े हुए। उनके पास एक मिडिल एज्ड वुमन जो निश्चित रूप से वांगयान की माँ थी, और हाँ, वांगबेन, उसका बेचैन सा साला, और सबसे आगे वांगयान, वो औरत जिसके साथ उसने वो पहली रात गुजारी थी। वो रात जिसने उन्हें एक दूसरे से बांध दिया और कुछ ही महीनों बाद उन्हें दोनों को एक नहीं 2 बच्चे दिए। इस वक्त पूरा वांग परिवार उसका स्वागत करने खड़ा था। झाओफेंग, वांगयान की आवाज़ हल्की सी कांप गई। उसके मन में उलझन थी, नर्वसनेस, शर्म और सालों की दूरी का बोझ। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके सामने कैसे खड़ी हो। झाओफेंग ने उसकी आंखों में वो सब पढ़ लिया। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ा और उसे हल्का सा अपनी बाहों में खींच लिया। यानर, तुमने इन सालों में बहुत कुछ सहा। उसकी आवाज़ नर्म थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह। उनकी रिलेशनशिप कोई कहानियों वाली चाइल्डहुड रोमांस नहीं थी, ना ही कोई लंबे प्रेम पत्र या गहरी मोहब्बत, लेकिन साथ जीता मरता लम्हा, एक यादगार रात और एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी। इस समय इसी को प्यार माना जा सकता था। पुराने जमाने का सच यही था, शादियां दिल से नहीं, फैसलों से होती थीं, कभी खानदानी, कभी राजनीतिक और कभी बस फर्ज की वजह से। वांगयान ने अपना चेहरा उसकी छाती में छुपा लिया। झाओफेंग उसका ख्याल रखता है, बस उसके लिए इतना ही काफी था। आप हमारी पापा हो? झाओफेंग ने नीचे देखा। एक छोटा सा लड़का गोल आंखों से उसे देख रहा था। उसके पास ही एक गुड़िया सी छोटी लड़की, उतनी ही उत्सुक। पापा? बस एक लफ्ज, और झाओफेंग का दिल पिघल गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। उसने वांगयान को धीरे से छोड़ा, घुटने टेक कर दोनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लिया। हाँ, मैं ही तुम्हारा बाप हूं। उसकी आवाज में गुरूर और ममता दोनों थे। फादर! दोनों एक साथ उससे चिपक गए। वांगयान ने हमेशा बच्चों को बताया था, तुम्हारे पिता एक महान योद्धा हैं, और आज वो कहानी उनके सामने थी।
झाओफेंग ने दोनों को उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। कौन बड़ा है और कौन छोटा? उसने हंसकर पूछा। मैं बड़ा भाई हूँ, मैं छोटी बहन हूँ। उनका जवाब सुनकर पूरा महल मुस्कुरा दिया। वांग जियान भी हंस पड़ा। झाओ लड़के, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बच्चों के नाम तुम रखो। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वांग यान इंसिस्टेड। झाओफेंग ने वांग यान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं उनके नाम सोच चुका हूँ। बड़े वाले का नाम होगा झाओ ची और छोटी का नाम झाओ लिंग। ये नाम वो काफी वक्त से सोच रहा था, कभी बैटलफील्ड पर, कभी रातों के अंधेरे में। अच्छी सोच है, वांग जियान ने प्रशंसा की। इनमें गहरी अर्थ भावना है। झाओफेंग ने बच्चों की तरफ मुड़कर कहा, कियर, लिंगर, पसंद आए? पसंद आए, दोनों बच्चे खिलखिलाकर बोले। वांग बेन कदम आगे बढ़ता हुआ बोला, जीजा जी, इस बार तुम कहीं नहीं भाग सकते। मेरे विवाह के बाद ही जाना, वरना मैं यानियर को भी तुमसे शादी नहीं करने दूंगा। झाओफेंग जोर से हंस पड़ा। चिंता मत करो साला साहब, मैं तुम्हारी शादी में भी हूंगा और फूसू की भी। फिर उसने वांग यान की तरफ गहरी मुस्कान से देखा। और यानियर का विवाह मैं सबसे शानदार करूंगा। जब तक राजा स्वयं शामिल ना हो, विवाह शानदार कैसे होगा? वांग जियान हैरान रह गया। राजा तुम्हारे विवाह में आएगा? झाओफेंग ने हाँ में सिर हिलाया। अलग से राजा सैंड हिल नहीं जा सकते, इसलिए एक सेरेमनी यहाँ शानयांग में और एक मेरी गांव की माँ के लिए। अच्छा फैसला है। वांग जियान ने संतोष से हाँ की। बहन, तुम्हारी किस्मत देखो, इतने कम उम्र में पूरे क्लिन का सबसे यंग जनरल तुम्हारे हाथ में आ गया। वांग यान का चेहरा लाल हो गया। उसके दिमाग में वो पहली रात फ्लैश हो गई, जब उसने शुरुआत की थी और फिर उसी ने उसका दिल जीत लिया था। थोड़ी देर बाद एक 7-8 साल का लड़का आगे आया। अंकल, मेरा नाम वांगली है। मैंने सुना है आप लड़ाई में कमाल करते हैं, मुझे भी सिखाओ। झाओफेंग ने उसे सर पर हाथ रखकर कहा, जरूर, अंकल तुम्हें सिखाएगा। झाओफेंग जानता था कि इतिहास में ये लड़का वांगली, वांग परिवार का आखिरी वीर जनरल बनेगा। पर इस बार, जब तक झाओफेंग जिंदा है, वांग केत्र का खून कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारी शादी की तारीख कब सोची है? वांग जियान ने पूछा। बेन और फुसू के शादी के बाद। इस महीने ही, मैं उसके तुरंत बाद। तब तक तुम यहीं रुकोगे या अपने घर जाओगे? मैं पहले अपने घर जाऊंगा। I'll go with you, वांग यान हल्की सी शर्माते हुए बोली। बहन, तुम अभी शादीशुदा भी नहीं हो। वांग बेन हंसा। कियल और लिंगर ने अभी अभी अपने पिता से मुलाकात की है, उन्हें साथ रहना चाहिए। जाओ, वांग जियान ने कहा। पूरी शानयांग जानती है कि तुम्हारा विवाह किंग ने ग्रांट किया है, अब सिर्फ सेरेमनी बाकी है। और फिर, वैसे बेटी के पिता और घर काटने वाले दामाद के बीच एक परंपरा होती है। तुम क्या तोहफा लाए हो? झाओफेंग मुस्कुरा दिया। ससुमा के लिए मैं खाली हाथ थोड़ी आया हूँ। पार्ट 10। सो मैं कुछ सिल्क्स और जेड आर्टिफैक्ट्स लेकर आया हूँ जो महाराज ने मुझे दिए थे। झाओफेंग ने हाथ ताली बजाई। उसके इतना कहने पर गार्ड्स एक एक करके संदूक लेकर सामने आ गए। देखते ही पता चल रहा था, ये सब रॉयल कोर्ट का तोहफा था। आप बहुत ज़्यादा तमीज़ दिखा रहे हैं, हमारे घर में सब कुछ है, मैडम वैंग ने प्यार से मुस्कुराते हुए हाथ झटकाते हुए कहा। ये दामाद का गिफ्ट है, माँ ससु को तो लेना ही पड़ेगा, झाओफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ले लो ले लो, यान से शादी का ये पहला गिफ्ट समझ लेना, वैंग जियान ने हंसी में कहा। पिताजी सा, ये असली बिट्रोदल गिफ्ट नहीं है, वो मैं अलग से तैयार करूँगा, बस इंतज़ार कीजिए, झाओफेंग ने हंसी के साथ कहा। आजकल झाओफेंग के पास जीवशान रेस्टोरेंट था, जहाँ से पैसा बहते पानी की तरह आ रहा था। अब पैसे की कोई कमी नहीं रही। नाश्ता किया? वैंग जियान ने पूछा। मैं जल्दी में पैलेस से निकला था, बच्चे को देखने के लिए नाश्ता नहीं किया, झाओफेंग ने जवाब दिया। कोई है? फटाफट खाने की तैयारी करो। बटलर तुरंत झुक गया, बोला, जी मालिक।
हॉल के अंदर पूरी फैमिली झाओफेंग के आसपास बैठी थी। जाहिर सी बात है, मैडम वैंग के अलावा वैंग जियान की कोई भी कॉन्क्यूबाइन उनके साथ बैठने का हक नहीं रखती थी। इस जमाने में कॉन्क्यूबाइंस की कोई औकात नहीं होती थी, सिर्फ पत्नी का ही असली दर्जा होता था। जो बात के ज़माने के पैलेस ड्रामाज में दिखाते हैं, कॉन्क्यूबाइंस का पत्नी से टक्कर लेना या रानी को हटाकर एम्प्रेस बनना, सब बकवास था। जीजा सा, मैंने कुछ सिल्क्स और जेड आर्टिफैक्ट्स लेकर आया हूँ जो महाराज ने मुझे दिए थे। झाओफेंग ने हाथ ताली बजाई। उसके इतना कहने पर गार्ड्स एक एक करके संदूक लेकर सामने आ गए। देखते ही पता चल रहा था ये सब रॉयल कोर्ट का तोहफा था। अब बहुत ज़्यादा तमीज़ दिखा रहे हैं। हमारे घर में सब कुछ है, मैडम वैंग ने प्यार से मुस्कुराते हुए हाथ झटकाते हुए कहा। ये दामाद का गिफ्ट है, माँ ससु को तो लेना ही पड़ेगा, झाओफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ले लो ले लो, यान से शादी का ये पहला गिफ्ट समझ लेना, वैंग जियान ने हंसी में कहा। पिताजी सा, ये असली बिट्रोदल गिफ्ट नहीं है, वो मैं अलग से तैयार करूंगा, बस इंतज़ार कीजिए, झाओफेंग ने हंसी के साथ कहा। आजकल झाओफेंग के पास जियोशियान रेस्टोरेंट था, जहां से पैसा बहते पानी की तरह आ रहा था। अब पैसे की कोई कमी नहीं रही। नाश्ता किया? वैंग जियान ने पूछा। मैं जल्दी में पहले से निकला था, बच्चे को देखने के लिए नाश्ता नहीं किया, झाओफेंग ने जवाब दिया। कोई है? फटाफट खाने की तैयारी करो। बटलर तुरंत झुक गया, बोला, जी मालिक। हॉल के अंदर पूरी फैमिली झाओफेंग के आसपास बैठी थी। जाहिर सी बात है, मैडम वैंग के अलावा वैंग जियान की कोई भी कॉन्क्यूबाइन उनके साथ बैठने का हक नहीं रखती थी। इस जमाने में कॉन्क्यूबाइंस की कोई औकात नहीं होती थी, सिर्फ पत्नी का ही असली दर्जा होता था। जो बात के ज़माने के पैलेस ड्रामाज में दिखाते हैं, कॉन्क्यूबाइंस का पत्नी से टक्कर लेना या रानी को हटाकर एम्प्रेस बनना, सब बकवास था। जीजा सा, प्रिंसेस लियांग के बारे में कुछ पता है क्या? झाओफेंग ने खाना खाते हुए वैंग बेन से पूछा। प्रिंसेस पैलेस में रहती हैं, मैं क्या ही जानता हूँ। बस सुना है कि प्रिंसेस लियांग पहले चांगान के लॉर्ड की बेटी थी, फिर महाराज ने उन्हें अपनी धर्मपुत्री बना लिया। उन्हें काफ़ी प्यार देते हैं। बस यही उम्मीद है कि ये वो लियांग ना हो जो किनसोंग में थी, नहीं तो मेरे प्यारे साले साहब को ग्रीन हैट पहननी पड़ जाएगी। उसकी यादों में एक प्रिंसेस लियांग थी जिसका गाओ जियानली के साथ चक्कर था। आखिर में वैंग बेन ने ही उसे मार दिया था, पर उसकी हरकतें वैंग परिवार की इज्जत को दाग लगा गई थी। महाराज ने हमारे घर को प्रिंसेस सौंप दी है, ये बहुत बड़ा सम्मान है। चाहे उनका स्वभाव जैसा भी हो, हम उन्हें इज्जत से ही रखेंगे, वैंग जियान ने धीरे से कहा। पिताजी सा, कल रात मेरी महाराज से लंबी बातचीत हुई थी। भले ही उन्होंने ज़्यादा गहराई से बात नहीं की, पर उन्हें कोर्ट के सभी मामलों का पूरा ज्ञान है और उन्हें वो पुरानी कोशिश भी पता है जो फुसू और वैंग परिवार की शादी के लिए की गई थी। झाओफेंग ने कोल्ड स्माइल देते हुए बोला। महाराज असाधारण प्रज्ञा वाले शासक हैं। चाहे उन्हें प्रिंस फुसू कितना ही प्यारा क्यों ना हो, वो इस वक्त उन्हें सेना का अधिकार कभी नहीं देंगे। मुझे तभी समझ आ गया था, वैंग जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। कल बाई परिवार ने जो इम्पीचमेंट किया, उसके बारे में क्या विचार हैं पिताजी सा? झाओफेंग ने हंसी दबाते हुए पूछा। बाई परिवार? ऊपर ऊपर से उनका फुसू से कोई गहरा रिश्ता नहीं लगता, पर असल में वो उसी गुट के लोग हैं। वांग वान खुद को बड़ा चालाक समझता है, सोचता है कोई उसके बाई परिवार से रिश्ते नहीं जानता। कल का इम्पीचमेंट भी उसी का चाल था। शायद सोच रहा था कि तुम्हारी बढ़ती शक्ति को रोकना मुश्किल है, तो इम्पीचमेंट के बाद अगर वो तुम्हारे लिए मध्यस्थता करेगा तो ये एक तरह से गुडविल दिखाने का तरीका होगा, वैंग जियान ने हल्का सा हंसकर कहा। ये सुनते ही झाओफेंग ने हल्का सा ताना मारा। पिताजी सा भले ही सेनापति हैं, पर कोर्ट पॉलिटिक्स को भी खूब समझते हैं। मुझे वांगवान का हाथ पहले ही समझ आ गया था, इसीलिए मैंने रात को महाराज के सामने सब कुछ उनके खिलाफ रख दिया। झाओफेंग की आंखों में शरारत चमकी। सब कुछ? वैंग जियान की रुचि बढ़ गई। क्या किया तुमने?
फुसू और वैंग परिवार के बीच शादी की योजना से लेकर चुन्यू युद्ध की धमकी भेजने तक मैंने सब महाराज को बता दिया। वो हमारे परिवार में शादी करके सैन्य शक्ति चाहते थे, वॉर जनरल्स को डरा धुनकाकर अपना रास्ता बनाना चाहते थे। अब उनकी खैर नहीं, झाओ फेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर वैंग जियान ने अपने दामाद को गहरी नज़र से देखा। वांग मान के लोग गलत आदमी से टकरा गए हैं, बस इतना ही काफ़ी था। महाराज उन्हें दबाएंगे ही। हद पार कर दी उन्होंने, वैंग जियान ने सोच विचार से कहा। मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, पर वो बार बार मुझ पर ही निशाना लगा रहे थे। क्या उन्हें लगता है मेरे पास गुस्सा नहीं है? ये तो बस एक छोटा सा सबक था, दोबारा किया तो उनकी बर्बादी पक्की है। झाओ फेंग कोई ऐसा आदमी नहीं था जो खामोशी से सही लेता रहे। श्यांग टाई पैलेस के अंदर इंग झेंग ने आंखें खोली तो सर भारी लग रहा था, जैसे पूरी रात पहाड़ उठाया हो। कल रात मैंने इतना पिया था, सर टूटा जा रहा है। वो धीरे से उठा। अंदर से आवाज़ सुनते ही झाओ गांव ने तुरंत पूछा, महाराज क्या आप जग गए? अब क्या वक्त हो रहा है? इंग झेंग ने पूछा। महाराज अब दोपहर हो चुकी है, क्या आपको लंच चाहिए? झाओ गांव ने पूरे सम्मान के साथ पूछा। पहले एक हैंगओवर सूप ले आओ, इंग झेंग ने कहा। जी महाराज, झाओ गांव तुरंत निकल पड़ा। वैसे झाओ फेंग उठा या नहीं? इंग झेंग ने चिंता से पूछा। झाओ गांव बोला, जनरल सुबह ही उठ गए थे, अभी वैंग जियान के रेजिडेंस में हैं। ये सुनकर इंग झेंग की आंखों में हैरानी चमकी। वो लड़का इंसान भी है या नहीं, इतना पीने के बाद सुबह सुबह उठ गया? महाराज, आज की मेमोरियल्स देखना चाहेंगे या मैं आज के लिए उन्हें रोक दूं? झाओ गांव ने पूछा। नहीं, मैं आज भी मेमोरियल्स देखूंगा, इंग झेंग ने दृढ़ता से कहा। तो क्या आपको नेशनल टीचर के बनाए हुए एलिक्सिर की ज़रूरत होगी? उससे आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, झाओ गांव ने सुझाव दिया। ठीक है, इंग झेंग ने सिर हिला दिया। धीरे धीरे वो उठकर बैठा। पैलेस मेड्स अंदर आई और उन्हें तैयार करना शुरू कर दिया। जब वो वापस सिंहासन पर बैठकर मेमोरियल उठाता है तो पढ़ने से पहले ही उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे कल रात झाओ फेंग के साथ की हुई बातें उसके दिमाग में चल रही हों। झाओ फेंग कितना रोचक आदमी है,